हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल जीडीके। स्वागत करते हैं आज एक नए टॉपिक को लेकर, लेटेस्ट करंट अफेयर माह सितंबर 2022। तो इसमें चलते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक नेशनल एंटी डोपिंग बिल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल नाडा NADA कब पारित किया गया? 2021 में पारित किया गया। डोपिंग क्या है? डोपिंग बताइए क्या है? डोपिंग खेल प्रतियोगिता में यदि कोई एथलीट या खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, अपने साहस को बढ़ाने के लिए कुछ निषिद्ध पदार्थों का सेवन करने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। निषिद्ध पदार्थ कोई नशा टाइप कोई भी पदार्थ हो, धूम्रपान हो, कोई भी इसी तरीके का अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अगर इस तरीके का कोई सेवन करता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। नेशनल डोपिंग रोधी बिल की स्थापना, नेशनल एंटी डोपिंग बिल की स्थापना, नेशनल एंटी डोपिंग बिल की स्थापना 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकरण सोसाइटी के रूप में की गई थी। देखिए, नाडा का प्राथमिक उद्देश्य NADA है। नाडा का प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है। अब नाडा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो विश्व रोधी एजेंसी वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करता है। NADA नाडा और WADA वाडा। नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की स्थापना की गई। वाडा को खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 द्वारा मान्यता प्राप्त है। वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों को विकास और सामंजस्य और समन्वय करना है। चुनाव चिन्ह की बात करें, एक चुनाव चिन्ह क्या होता है? राजनीतिक दल का आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक होता है। इसका उपयोग क्या किया? इसके द्वारा सभी पोलिंग पार्टियां चुनाव में प्रचार करती हैं और इसको चुनाव के समय EVM मशीन पर दर्शाया जाता है। उपयोगिता दर्शाइए। यह एक गैर साक्षर, जो अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लोग होते हैं, गैर साक्षर लोग होते हैं, उनको मतदान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोगिता इसकी प्रयोग होती है। प्रकार, निर्वाचन संशोधन आदेश 2017 के अनुसार 2 प्रकार का होता है। आरक्षित, यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए उनके द्वारा चुनाव में खड़े जाने वाले उम्मीदवार को दिया जाता है। स्वतंत्र, दूसरा होता है स्वतंत्र, यह गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को आवंटित किया जाता है। 2 तरीके के निर्वाचन के अंतर्गत चुनाव चिन्ह देते हैं। एक जो राजनीतिक दल होते हैं जिनको पार्टियों की मान्यता प्राप्त होती है, और दूसरे होते हैं स्वतंत्र, निर्दलीय होते हैं। तो उसके लिए सरकार के पास, निर्वाचन आयोग के पास लगभग ऐसे 200 प्रतीक रखे हुए हैं जिनको आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रुपया बनाम डॉलर। पहली बार 80 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से डॉलर अपने विनिमय दर के स्तर पार पहुंच गया। क्या है रुपये विनिमय दर? डॉलर की तुलना में रुपये की विनिमय दर मुख्यतः $1 खरीदने के लिए आवश्यक रुपये का मूल्य है। यह न केवल अमेरिकी सामान बल्कि अन्य वस्तुएं एवं सेवाओं जैसे कच्चे तेल का व्यापार के तहत खरीदने के लिए एक महत्वपूर्ण माप है जो अमेरिकी डॉलर में होता है। चालू खाता घाटा क्या है? CAD। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तु, सेवाओं एवं परिसंपत्तियों के लेन देन को एक निर्दिष्ट समय अवधि, लगभग 1 साल के लिए जो कार्य किया जाता है, BOP के अंतर्गत वो भुगतान संतुलन CAD कहलाता है। भुगतान संतुलन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसके 2 भाग होते हैं। एक पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, इसमें पूंजी में किए जाने वाले सभी व्यापार शामिल हैं, जैसे देश के अंदर और बाहर सभी निवेश यहाँ दर्ज किए जाते हैं। दूसरा आता है चालू खाता, करंट अकाउंट, यहाँ वस्तु एवं सेवाओं के सभी व्यापार को नोट किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाए गए अमेरिकी गजेट का आयात करता है, खरीदता है, या कोई अमेरिकी संस्था भारतीय स्टील का आयात करती है, तो ये उसको नोट करता है। ये आयात व निर्यात को रिकॉर्ड नोट होता है करंट अकाउंट में, चालू खाते में। व्यापार अधिशेष क्या है? व्यापार अधिशेष, ट्रेड सरप्लस बोलते हैं इसको। जब निर्यात आयात से अधिक हो तो उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार घाटा होता है। चालू खाता घाटे के 2 उपभाग होते हैं, सब पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है व्यापार खाता, माल या वस्तु का आयात एवं निर्यात। कोई भी सामान आएगा या जाएगा, उसका जो भी भाग होगा वो व्यापार खाता के अंतर्गत। अदृश्य खाता, सेवाओं और आयात का निर्यात, जो भी सेवाएं
दी जाएंगी, उनके अंतर्गत उनका आयात में निर्यात होगा, वो अदृश्य खाते के अंतर्गत ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट। एक अध्ययन पर आधारित केवल 50% ही किसानों का कर्ज माफ किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने दर्शाया गया है वर्ष 2014 के बाद 9 राज्यों ने कृषि कर्ज माफी की घोषणा की थी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017-18 और 2021-22 की अवधि के दौरान पूरे भारत में किसानों की औसत आय में 1.3 से 1.7 गुना वृद्धि हुई है। किसान केसीसी कार्ड, क्रेडिट कार्ड योजना बड़ी संख्या में किसानों को औपचारिक कर्ज व्यवस्था के दायरे में लाने की सहायता कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है गिग इकोनॉमी नियामक ढांचा एवं पहल। इसमें वेतन संहिता 2019 में गिग श्रमिकों सहित संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी और फ्लोर वेज का प्रावधान करती है। ई श्रम पोर्टल आता है। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स सहित असंगठित कामगारों को डाटाबेस तैयार करना है। इसे सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए तैयार किया गया है। उदाहरण, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। इस तरीके से ये श्रम पोर्टल का विवरण है। G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन क्या है? हाल ही में जर्मनी ने G7 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश साझेदारी की शुरुआत की है। आपको बता दें वर्ष 2022 में जर्मनी इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसमें अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। G7 विश्व की शीर्ष यानी कि ऊपर की सबसे मुख्य अर्थव्यवस्था वाले 7 देश हैं। फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली का एक औपचारिक मंच है। ये किसी संधि पर आधारित नहीं है। इन देशों के बीच आपस में कोई संधि निर्धारित नहीं है। इसका कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है, ना मुख्यालय सचिवालय स्थित नहीं है। G7 के देशों में विश्व की कुल आबादी का मात्र 10% ही हिस्सा निवास करता है, जबकि ये देश विश्व जीडीपी के 31% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान के समूह के रूप में हुई थी। तब इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट का नाम दिया गया। उसके उपरांत 1976 में कनाडा को जोड़ दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? 1990 के दशक में सोवियत संघ से जो टूट हुई थी विघटन हुआ था और जर्मनी के साथ एकीकरण के उपरांत 1998 में रूस को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसके तहत इस समूह G8 के रूप में संबोधित किया गया। एक देश जुड़ने के बाद उसको G8 नाम दिया गया। पुनः फिर 2008 में जॉर्जिया युद्ध हुआ और 2014 में क्रीमिया द्वीप पर रूस के अतिक्रमण के बाद समूह से बाहर कर दिया गया। इस तरीके से इसको पुनः G7 नाम दिया गया। इस तरीके से हमारी आप वीडियो पर बने रहिए। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।